हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई बूस्टर। कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे ही होगे। बढ़िया करके तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की। आज मैं तुम्हारे लिए अपने साइंस का काफ़ी अच्छा चैप्टर एनवायरनमेंट लेकर आई हूँ। चैप्टर इजी है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। ठीक है, कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा कि इतने कम टाइम में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो बस इतनी सी देर के लिए बने रहना वीडियो में, ठीक है। और लास्ट में अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और उसे शेयर करना। चलो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर है आर एनवायरनमेंट। तो उसमें हमें पता तो होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज नोन एज एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है वो क्या होती है? वो एनवायरनमेंट होती है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हम एक और वर्ड समझेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, कैसी भी हैं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो सब हमारी क्या होती है? वही हमारा एनवायरनमेंट होता है। सम टोटल एक तरह से हमारे सब कुछ, हर चीज का। नेक्स्ट एक वर्ड आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? जो ये लिविंग और नॉन लिविंग की अभी हमने बात करी है कि हमारे आसपास होती हैं चीजें, इनके बीच में आपस में जो एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब एनवायरनमेंट में रहा जा रहा है, जैसे हम भी रह रहे हैं, हम लिविंग हैं, हम और भी लिविंग चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं नहीं करते हैं? और हम उसके अलावा नॉन लिविंग चीजों से भी इंटरेक्ट करते हैं, है ना। कितनी चीजें होती हैं, लिविंग से भी हम लोग इंटरेक्शन में हैं और नॉन लिविंग हमारे आसपास जो चीजें उनसे भी हैं। तो यही इंटरेक्शन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो होता है इस एनवायरनमेंट में, वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट सब कुछ है, सम टोटल है, और जो इंटरेक्शन है इन चीजों का, लिविंग का नॉन लिविंग का, वो इकोसिस्टम है। इसीलिए हमारे इकोसिस्टम जो है वो आगे कैसे होते हैं? दो टाइप के हैं मेनली। एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि भाई जो भी चीजें नेचुरली प्रेजेंट हैं वो क्या है? वो नेचुरल इकोसिस्टम में आती हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, है ना। ये भी फर्दर होते हैं कि ये लैंड वाला इको हो गया और ये मरीन वाला हो गया, बात वही है। अब इनको हमने यहाँ कंबाइंड वे में समझ लिया, ठीक है। क्या कि डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये भी नेचुरल वे में जो चीजें प्रेजेंट हैं वो सब क्या है? नेचुरल इको सिस्टम। और आर्टिफिशियल वर्ड उसी से पता चल रहा है, जो ऑब्वियसली मैन मेड हो, है ना। हर आर्टिफिशियल चीज मोस्टली मैन मेड है ना। तो जो मैन मेड चीजें हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाती हैं। आपके एक्वेरियम्स हैं, गार्डन्स हैं, ये सब ये आपके किस में आ जाते हैं? आर्टिफिशियल इको सिस्टम में। अब नेक्स्ट होते हैं हमारे क्या? कंपोनेंट्स इको सिस्टम के, ठीक है। कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के हमारे क्या हैं समझते हैं हम। ये जो सारी लिविंग, ये हमारे दो तरह के होते हैं ब्रॉडली। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायो का मतलब ही लिविंग होता है ना, आपको पता होगा। बायो मीन्स लिविंग। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हमारे सारे हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और उसके आगे ए लगा दिया भाई तो एबायोटिक हो गया, मतलब जो बायोटिक ना हो, मतलब जो लिविंग ना हो, मतलब जो नॉन लिविंग हो, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब। और नॉन लिविंग में हमारे क्या आ गए? वाटर, लाइट, एयर, टेम्परेचर, ये सारी ही चीजें हमारी क्या आ जाती हैं? नॉन लिविंग में आ जाती हैं, है ना। ये सांस थोड़ी ले रही हैं, खा थोड़ी रही हैं, रिप्रोड्यूस थोड़ी कर रही हैं, तो ये ऑब्वियसली नॉन लिविंग है। अब यही बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये हमारे फर्दर डिवाइड हुए हैं और चीजों में। देखते हैं क्या ये है। देखो हमारे क्या? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, है ना, डीकम्पोजर्स, इस तरह से। प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली जो प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर्स हमारे क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बना पाए, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हो, है ना। कौन होता है ये? प्लांट्स होते हैं, है ना, मोस्टली, और ब्लू ग्रीन एल्गे होती है। तो हमारे प्रोड्यूसर्स ये हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर्स। अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, वो बेचारे अपना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर बस कंज्यूम कर लेते हैं, उनको मिलना चाहिए बना हुआ, है ना। तो वो जो उस पे किस पे? प्रोड्यूसर्स पे फीड करे, वो कंज्यूमर है। अब ये भी कंज्यूमर, अब प्रोड्यूसर तो देखो प्लांट्स हैं, सब डायरेक्टली प्लांट्स पे ही खाली तो फीड कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए कंज्यूमर कुछ डिवाइड हो जाते हैं आगे अपने न्यूट्रिशन के बेसिस पे। जो प्लांट्स को खाए वो कंज्यूमर है हमारे हर्बीवोर्स, है ना, हर्ब से वर्ड है। और जो आपके किसको? फ्लैश को खा ले, मतलब मान लो उस हर्बीवोर, जैसे कोई प्लांट खाया डियर ने, डियर हमारा हर्बीवोर हो गया। अब डियर को आकर पीछे से शेर ने खा लिया तो वो हमारा फ्लैश ईटर है, तो वो कार्निवोर हो गया।
और कुछ ऐसा जो दोनों खा ले, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, तो वो हमारे कौन हो जाते हैं, वो हमारे ओमनीवोर्स हो जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ह्यूमंस है ना, हम प्लांट ईटर्स और फ्लैश ईटर्स दोनों ही है। ओके, और एक और आती है इसमें वैरायटी, क्या, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स आपके होस्ट की बॉडी में रहकर, जरूरी नहीं है अंदर ही हो, ऊपर भी, बाहर सतह पर भी रहकर, सरफेस पे भी। एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, इसलिए दो टाइप के होते हैं। तो जो उस पर फीड करे, उससे न्यूट्रिशन ले और बदले में उसको कुछ भी ना दे नुकसान के अलावा, वो होते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये सारा क्या है हमारे कंज्यूमर्स की वैरायटी। लास्ट में होते हैं हमारे डीकम्पोजर्स। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी समझ लो मर गया जानवर या कुछ सड़ गया गल गया, जो भी डेड डिकेइंग चीज है, प्लांट हो एनिमल हो कुछ भी हो भाई, वो कैसे आपकी खत्म करी जाएंगी, है ना, ऐसे तो पड़ी रहेंगी। तो उनको डीकम्पोज करने के लिए डीकम्पोजर्स को बनाया गया है। ये आपके सैप्रोफाइट्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, जैसे आपके फंजाई एंड बैक्टीरिया, है ना। तो ये एक तरह से रिप्लेनिशमेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को। इसकी वजह से सब कुछ बना रहता है। नाइट्रोजन है, अच्छी चीज़ है, ले ली मरे हुए एनिमल से या उससे कि लाओ भाई अब वापस भेज दिया एटमॉस्फेयर में, वो फिर से रिसाइकिल हो गई, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे क्या टॉपिक, अब आ जाते हैं हम फूड चेन पे। अब ये देखो, अभी मैंने बताया प्लांट ने प्रोड्यूस करा, प्लांट को आके हर्बीवोर ने खा लिया, हर्बीवोर को आके कार्निवोर ने खा लिया। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाता है, एक चेन सी क्रिएट हो जाती है। यही चेन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है, ये आपका क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाता है। क्यों करता है भाई, एनर्जी के लिए, है ना। खाना या कोई भी किसी पे फीड क्यों करता है, हम लोग भी खाना क्यों खाते हैं, हमारी बॉडी में लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही फूड चेन कहलाती है। जैसे ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाई, डियर को लाइन ने खा लिया, दिस इज फूड चेन। अब ये जो फूड चेन होती है ना, इसके जो एक पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं अलग अलग, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल। कि उन पे क्या होता है, इनमें आपके एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे कि आपके ये हैं, ये पहला है आपका, इसमें क्या है आपके, ये हैं आपके प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो आपके प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस करेंगे। तो इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। फिर हैं आपके कौन, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, वो इन प्लांट्स को आके खा गए। फिर हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको कोई कार्निवोर आके खा गया। और सबसे होते हैं टॉप पे टर्शरी कंज्यूमर्स, जिनको टॉप कार्निवोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग हमने सब देखे, ये हमारे क्या थे, ये हमारे ट्रॉफिक लेवल्स थे, किसके, फूड चेन के। तो फ्लो जो एनर्जी का होता है फूड चेन में, ये कैसा होता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई एनर्जी वापस आ जाएगी लौट जाएगी। मतलब यहाँ पे प्लांट्स ने प्रोड्यूस करी है, देखो प्लांट यहाँ पे कैप्चर करते हैं सिर्फ 1% सनलाइट। भाई सनलाइट से तो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने हमेशा से पढ़ रखा है ना, उसी की हेल्प से ही खाना ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, कौन, प्लांट्स। तो ये सिर्फ 1% लेते हैं सनलाइट को और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्होंने लिया, इसको फिर आगे ट्रांसफर करा, तो एनर्जी जो है ये देखो आगे लेवल में ट्रांसफर हो जा रही है, एक डायरेक्शन में चल रही है ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं है पीछे की तरफ लौट रही है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग एक हमारी लॉ है जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ। ठीक है, रेमंड लिंडमैन ने इसको दिया था। ये लॉ क्या कहती है, ये कहती है कि भाई सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पे। देखो ये जो ट्रॉफिक लेवल था पहला, तो इसमें से यहां से जो है सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगी। मान लो अगर प्लांट्स ने आपकी 10 बन नहीं रहा है 1000 ली है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसकी जो 10% होगी इसका आगे इसका 100 जाएगा, मतलब इसको जो है वो 100 मिलेगा। उससे आगे जो है फिर और 10% हो जाएगा, उसको जो है वो 10 मिलेगा। ऐसे करते करते ऊपर पहुंचते पहुंचते 1 किलो जूल्स मान लो एनर्जी रह गई। तो इसलिए एनर्जी जो लेवल है वो आपका ऐसे करके कम होता चला जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो शुरू में लेवल्स होते हैं ट्रॉफिक उन पे होती है। ठीक है, समझ में आया, ये ध्यान रखना। तो यही 10% लॉ है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे मिलेगी, ट्रांसफर होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, और 90% वो वही प्रेजेंट लेवल ट्रॉफिक जो है वो यूज कर लेगा अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए। मतलब जैसे इसने
जो है अपना लिया, 1000 किलो जूल इसको मिली, इसने आगे दे दी कितनी, उसकी मतलब सिर्फ 10%, 90% अपने पास रखी, तो वो 90% उसने रखी, मान लो 9000 किलो जूल, वो अपने ये लाइफ प्रोसेसेस में यूज करेगा, ये प्रोड्यूसर जो भी इसके लाइफ प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, अब इसी की वजह से एनर्जी क्या होती चली जाती है, ऑब्वियस सी बात है, अभी दिखा दिया आपको, डिक्रीज होती चली जाती है, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है एनर्जी में। अब भैया फूड चेन भी हो गई, ये भी समझ ली। अब ये फूड चेन जब हमारी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दें हम, बहुत सारी, यहाँ देख रहे हो ये कितनी फूड चेन्स हो रही हैं, यहाँ पे ये मान लो आपका कॉर्न है, कॉर्न को ये ग्रास हॉपर ने आपके खा लिया, उसको जो है वो फ्रॉक ने खा लिया, फ्रॉक को ईगल ने खा लिया, ऐसे, तो ये भी एक फूड चेन है। बट इसी में कहीं और भी देखो चल रहा है, उधर से कोई आई, मैंगोज को फ्रूट फ्लाई ने खाए, फ्रूट फ्लाई को फ्रॉग ने खा लिया, फिर उसको पाइथन ने खा लिया, मतलब क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसी एक ही सीक्वेंस में ये चलेगी। तो जब ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स, मान लो अगर एक से इसका गुजारा नहीं हो रहा है तो उधर से आ गया, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये पूरा एक झुंड सा हो जाता है, ये आपका फूड वेब कहलाता है। ये शो करता है कि मतलब चेन्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही पे डिपेंड है, अगर उसका यहां से पूरा नहीं होगा तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ऐसे करके एक क्रॉस सा क्रिएट हो जाता है और एक वेब सा बन जाता है ना, जाले को वेब कहते हैं, तो इसलिए इसको फूड वेब कहते हैं। किसको? इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन्स। अब एक टॉपिक है आपका बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, बायोमैग्निफिकेशन ऐसा होता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसी हार्मफुल सब्सटेंस का जब इंक्रीज होने लगे किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे कि हमने अभी ट्रॉफिक लेवल्स देखे, इनमें मतलब कोई खतरनाक हार्मफुल चीजें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है और नुकसानदेह है, वो एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ रही हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनकी मात्रा बढ़ रही है, वही आपका क्या कहलाएगा? बायोमैग्निफिकेशन कहलाएगा। कैसे होता है ये? अब खेत वगैरह होते हैं, उनमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, मेन तो खाना वहीं से स्टार्ट हुआ सारा, वो खाया गया, वो मान लो घास की फॉर्म में किसी और जानवर ने खाया या हमें मिला वो, तो लास्ट तक जब तक वो हमारे पास होता हुआ आता है, उसका पेस्टिसाइड का रेशियो कम नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। पहले इसको एग्जाम्पल से समझो, मान लो वाटर का ले लो, ये तो लैंड का था, वाटर में भी ऐसी होता है, जब पेस्टिसाइड लेवल इंक्रीज हो गया मान लो, तो क्या हुआ, जो वहां के प्रोड्यूसर होते हैं, वहां के प्रोड्यूसर भी प्लांट्स होते हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, जो मतलब वाटर वाले प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है, और जो एनिमल्स होते हैं उन्हें जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं, मान लो वाटर में ये लेवल था कि कितना, 1 था, देखो यहाँ दिख रहा है 1 था ये लेवल पेस्टिसाइड का। अब प्रोड्यूसर ने उसको यूज किया, उसके पास 1000 हो गया, देखो कितना इंक्रीज हो गया, मतलब उसके अंदर और ज्यादा हार्मफुल चीज पहुंची, इतनी थी नहीं जितनी बढ़ के वो पहुंची, मतलब कितना नुकसान है, एनर्जी तो कम मिलती है और खराब चीज ज्यादा मिलती है, एनर्जी कम होती जाती है और पेस्टिसाइड का रेशियो बढ़ रहा है ट्रॉफिक लेवल में। फिर उसको किसी जू प्लैंकटन ने लिया, उसको और 10 टाइम्स हो गया, वो 10,000 हो गया। फिर कोई स्मॉल फिश आई, वो 1 लाख हो गया, उसको कोई बड़ी फिश खा गई, वो 10 लाख हो गया, है ना। फिर ऊपर से कोई बर्ड्स वगैरह आई, वो लगी, तो वो इतना ज्यादा हो गया, 1 करोड़। तो ये क्या हुआ, डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन जो है मैग्निफिकेशन इसका बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन वन ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो वो हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन किसका, पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। फिर है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को, ये भी एक टॉपिक है इसी चैप्टर में। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं, चेंज जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है वो हमें और हमारी एक्टिविटीज जो है हमारी वही चेंज कर रही हैं एनवायरनमेंट को हमारे आसपास। हमें लोगों का सब किया करा है, हद से ज्यादा साइंस की तरक्की, सब कुछ टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं उसका कहते नहीं प्रॉस है तो कॉन्स भी हैं। तो क्या है पहला, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का आपने सुन रखा होगा। ओजोन लेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक ब्लैंकेट टाइप है हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, है ना, हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें कहा जाता है, उनको आने से अंदर रोकती हैं। ठीक है, कौन, यही ओजोन लेयर होती है, इसलिए ऊपर वाले ने इसको बनाया था। बट हद से ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन किस चीजों से हुआ सबको पता है ना, ज्यादा टेक्नोलॉजी ने राइज किया, तो उसकी वजह से इसमें एक होल हो गया, अंटार्कटिका में उसका होल वो पता चला था, है ना। तो ये ओजोन जो है, पहली बात हम समझते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन हमारा क्या है, ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 एटम्स ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, मतलब, और ये डेडली पॉइजन है,
ऑक्सीजन हमारी O2 होती है, देखो ये कैसे फॉर्म होता है, O2 है, अल्ट्रावायलेट रेज ने उसको स्प्लिट करा, अलग अलग सिंगल मॉलिक्यूल हो गया OO, है ना, टूट के, फिर ये एक O मान लो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, उससे कंबाइंड कर गया सिंगल मॉलिक्यूल और उसने O3 बना दिया। जब ये O3 हो गया तो ये O3 होके मतलब ये ओजोन हो गया, ठीक है। और ये ओजोन लेयर कहाँ पे है, कौन सी उसमें है, हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपने पढ़ रखी होंगी, है ना, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब, तो उसमें ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है मेनली। तो ऐसे ही आपका ओजोन बनता है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है उससे, बट इसमें होल होने लगा है, ये डिप्लीट होने लगी है। तो वही हम समझते हैं अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ, किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC जिसे कहते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनमें ये यूज होते हैं मेनली रेफ्रिजरेटर्स में, जिसकी वजह से जब ये ऊपर उड़ के जाती तो इस लेयर को ये खराब करती जा रही है, डिप्लीट करती जा रही है, इससे इसकी थिकनेस कम होती जा रही है और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस को आराम से अंदर पेनिट्रेट करने का हमारे एटमॉस्फेयर में मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बहुत बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, ब्लाइंडनेस और म्यूटेशंस वगैरह, जीन म्यूटेशंस जो होते हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से 1987 में यूनैप जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक अग्रीमेंट साइन किया, क्या करने के लिए, कि भाई हमें CFCs का यूज जो है वो बिल्कुल ही कम कर देना है, CFC फ्री वाले हम रेफ्रिजरेटर्स वगैरह बनाएंगे जिसमें आपकी ये रिलीज ना हो। तो ये सब करा जा रहा है इसके लिए। अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, गार्बेज डिस्पोजल। क्या है भाई, जो भी सब टाइप का वेस्ट मटेरियल है वो सब क्या है, वो गार्बेज है। ऑल काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नोन एज गार्बेज, ये सबको पता है। दो तरह का आपका क्या होता है, वेस्टेज होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको क्या करा जाए, हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करा जा सके नेचर में एक कोर्स ऑफ टाइम के साथ, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, जो आपका नेचुरली ये क्या हो जाए, उसका ब्रेक डाउन हो सके माइक्रोब्स की हेल्प से, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह की। तो ऐसे वेस्टेज आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहलाते हैं, ठीक है, जैसे कैटल है, डंग है, वूल, पेपर, ये सब। और ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको हम ब्रेक डाउन जिनका ना कर पाए हार्मलेस सब्सटेंसेज में माइक्रोब्स की एक्शन से नेचर में, ऐसे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। मतलब जो बहुत साल तक पड़े हैं और जो आपके डिस्पोज होने में आ ही नहीं रहे, जैसे प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, बैग्स, ये सब। इसीलिए बंद करा जाता है कि भाई ज्यादा प्लास्टिक या पॉलीथीन मत यूज करो, क्योंकि इसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों में। अब मेथड्स क्या है इस वेस्ट को डिस्पोजल के, एक होता है बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो भी होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, मैन्योर्स बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका कैसे डिस्पोज करें हम। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है, आपका ड्रेन वाटर जो है उसको हम क्लीन करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में, ठीक है, प्लांट में। इसको क्या करने के लिए, मतलब रिवर में पहले डालने से पहले हम उसको इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है। फिर है आपका लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स क्या है, वेस्टेज जो आपके लो लाइंग एरियाज में होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है और एक रोलर बुलडोजर चला के उनको एक सा कॉम्पैक्ट सा कर दिया जाता है अंदर करके। एक होता है आपका कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होते हैं वो आपके कंपोस्ट पिट टाइप बनाई जाती हैं, उनमें आपका क्या करा जाता है, फिल कर दिया जाता है और उसको एक सॉइल की लेयर उसके ऊपर लगा दी जाती है। कुछ टाइम बाद जो है वो क्या होता है, वो गार्बेज आपका मैन्योर में चेंज हो जाता है, देखो यूजफुल हो गया, है ना। या रिसाइकलिंग करके, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो ऐसे होते नहीं है डंप, तो उनको रिसाइकिल कर लेते हैं नए आइटम बनाने के लिए, प्लास्टिक वगैरह या किसी भी चीज को लाकर दोबारा नया शेप दे देते हैं। या रीयूज करके, ठीक है, मतलब ये वही है किसी भी आइटम को दोबारा यूज करना, दैट इज रीयूज। ओके, सो बस थैंक्स फॉर योर विजिट टू द चैनल। और बस फटाफट से हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी PDF का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो बस कैसा लगा बताना कमेंट में, बाकी आगे कुछ चाहिए और नया चैप्टर तो उसके लिए भी मुझको बताना। ओके, चलो टिल देन बाय।